हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शुभम पुरोहित, आपका ज्योग्राफी एजुकेटर, स्वागत करता हूं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैग्नेट ब्रेन्स जो कि फेमस है पूरे इंडिया में क्वालिटी कंटेंट सिस्टमेटिकली प्रोवाइड करने के लिए, जहां पर आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की सभी कक्षाएं मिलती हैं इंग्लिश मीडियम में, और 6वीं से लेकर 12वीं तक हम आपको प्रोवाइड करते हैं हिंदी माध्यम में सभी कक्षाएं। साथ ही साथ अगर आप ई नोट्स और ई बुक्स लेना चाहते हैं तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हिंदी माध्यम में हम जिन बोर्ड्स को कवर करते हैं वो बोर्ड हैं दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड। इन सभी बोर्ड्स में आप हमारी कक्षाएं अवेल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग कक्षा 12वीं की बुक जिसका नाम है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, इस बुक का चौथा चैप्टर कंप्लीट कर रहे थे और हम लोगों ने कंप्लीट कर भी लिया था। चैप्टर का नाम था जल संसाधन। आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, मतलब वो क्वेश्चंस जो आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, उनको सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हम लोग जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिए गए हैं, जितने डिस्क्रिप्टिव यानी अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, उनके मॉडल आंसर्स हम लोग डिस्कस करेंगे। हमेशा की तरह मैं आप लोगों से बोलता हूं कि जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखें तो आप लोग स्क्रीन को पॉज करें और मन में गेस करने की कोशिश करें कि उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इसके अतिरिक्त जितने अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न हैं, उनके भी मॉडल आंसर्स आप कॉपी में लिखने की कोशिश करें, क्योंकि पढ़ने से कुछ नहीं होगा। नंबर तो आपको लिखने के ही मिलेंगे वहां पर। अगर आप अच्छा लिख पा रहे हैं तो ही आप लोगों को अच्छे नंबर वहां पर मिलेंगे। तो राइटिंग प्रैक्टिस करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्या अभी तक आप लोगों ने जो चीजें समझी है, आप पेन कॉपी पर उतार पा रहे हैं उन्हें? अगर नहीं तो फिर मतलब आपकी तैयारी अच्छी नहीं है। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और किसी भी तरीके का कोई डाउट होता है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोला गया है कि निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है। भाई हमें पता है ये कि जल तो संसाधन तो है, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया, लेकिन किस प्रकार का संसाधन है? क्या ये अजैविक संसाधन है, क्या ये अनवीकरणीय संसाधन है, जैविक संसाधन है, या फिर चक्रीय संसाधन है? हम लोगों ने ये देखा था। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जल एक चक्रीय संसाधन है। चक्रीय संसाधन क्यों है? क्योंकि महासागरों का जो जल है वाष्पीकरण के माध्यम से ऊपर जाता है और बादल फॉर्म करता है और वर्षा के रूप में वापस से क्या हो जाता है, नीचे आ जाता है। तो एक साइकिल क्रिएट हो जाता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल। तो जल क्या है? एक चक्रीय संसाधन है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4, चक्रीय संसाधन। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्यों में से किस राज्य में भौम जल उपयोग इसके कुल भौम जल संभाव्य से ज्यादा है? तो इस क्वेश्चन में आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल। इन सभी राज्यों में किस राज्य में जो भौम जल उपयोग है, मतलब अगर हम लोग देखें भूमि, जो ग्राउंड वाटर का जो यूज है, संभावना से भी ज्यादा हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्यों में से किस राज्य में भौम जल उपयोग, मतलब परसेंटेज के फॉर्म में, इसके कुल भौम जल संभाव्य, मतलब संभावना जो है उससे भी ज्यादा है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल। इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग एक बार गेस करें। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु में बहुत ज्यादा भौम जल का उपयोग किया जाता है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये दोनों प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तीसरा प्रश्न अगर हम लोग देखें तो तीसरा प्रश्न है, देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात प्रतिनिधित्व किन सेक्टरों में से, मतलब अगर हम लोग देखें किस सेक्टर में जल का जो है सबसे अधिक समानुपात उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन है सिंचाई, उद्योग, घरेलू उपयोग या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोगों को पता है कि जो पानी है सबसे ज़्यादा उपयोग सिंचाई क्षेत्र यानी कृषि के क्षेत्र में किया जाता है, पानी का सबसे ज़्यादा उपयोग। तो उसके बाद आते हैं उद्योग और घरेलू उपयोग, हमें पता ही है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, सिंचाई। और सिंचाई की जगह कई बार कृषि भी लिखा होता है, आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो एक अति लघुत्तरीय प्रश्न है, 30 शब्दों में आप लोगों को इसका आंसर देना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यह कहा जाता है कि भारत में जल संसाधनों में तेजी से कमी आ रही है। वाटर जो रिसोर्सेज हैं उसमें तेजी से जो है कमी आ रही है, गिरावट आ रही है। जल संसाधनों की कमी के लिए उत्तरदायी कारकों की विवेचना कीजिए। जल संसाधनों में जो कमी आ रही है तेजी से क्यों आ रही है, इसके कारकों को अगर हम लोग जानने की कोशिश करें 30 शब्दों में हम लोगों को देखना है। ठीक है, 30 शब्दों में क्या हो सकता है कि भारत में तेजी से जनसंख्या के कारण, बढ़ती जो जनसंख्या उसके कारण जल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। साथ ही उपलब्ध जल संसाधन औद्योगिक, कृषि और घरेलू प्रदूषकों से संदूषित हो रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या बदला, क्या जो है समस्या क्या है कि प्रति व्यक्ति जो जल है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मतलब किसी व्यक्ति के हिस्से में कितना जल आता है उसकी जो है क्वांटिटी जो है समय के साथ जो है वो परिवर्तित हो रही है, और परिवर्तन का मतलब ये है कम ही हो रही है। साथ ही पानी में क्या हो रहा है, प्रदूषक मिल रहे हैं, मतलब जो प्रदूषक तत्व हैं, चाहे वो आर्सेनिक हो, फ्लोराइड हो, कुछ भी हो सकते हैं, वो सारे तत्व पानी में मिल रहे हैं। इस कारण जो जल संसाधन है उसकी उपलब्धता कम होती जा रही है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों का जो प्रश्न है ये क्लियर हो गया होगा। देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर जो आंसर लिखा हुआ है वही अपने आप में एक आइडियल आंसर है। आप चाहें तो अपने शब्दों में इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं, 30 शब्दों में, कि भाई पहली जो समस्या है वो कि प्रदूषण पानी में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। दूसरे पॉइंट में आंसर ये हो जाए कि भाई प्रति व्यक्ति उपलब्धता जो है वो कम होती जा रही है। ठीक है, तो ये सारी बातें आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि अलग एक ही पैटर्न है और इसी पैटर्न को रट लेना है, और अपने आंसर्स में जो है डाइवर्सिटी आप लोग लाइए। मैंने पहले भी आप लोगों से कहा है कि ऐसा नहीं है कि एक ही फॉर्मेट में आप लोगों ने पूरा जो प्रश्न पेपर है उसको सॉल्व कर लिया। एक क्वेश्चन है उसको पॉइंट में लिखिए, दूसरे को पैराग्राफ में लिखिए, जो थर्ड वाला है उसको पॉइंट में लिखिए, फिर पैराग्राफ में लिखिए। तो इस तरीके से पॉइंट पैराग्राफ के माध्यम से आप एग्जामिनर को जो है कॉपी चेक करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। अच्छे आंसर्स लिखेंगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे, अदरवाइज तो फिर जनरल नंबर मिलेंगे हमेशा की तरह। मैंने आप लोगों को ये बात बार बार जो है वो कही है। सेकंड जो क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है कि भाई पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु राज्यों में सबसे अधिक भौम जल विकास के लिए कौन से कारक जो हैं वो उत्तरदायी हैं। कौन कौन से राज्य दिए गए हैं, पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु राज्यों में सबसे अधिक भौम जल विकास के लिए कौन से कारक जो हैं वो उत्तरदायी हैं। आइए हम लोग देख लेते हैं। पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु राज्यों में भौम जल विकास सबसे अधिक इसलिए संभव हुआ है क्योंकि इन प्रदेशों में कृषि के अंतर्गत उगाई जा रही फसलों को सिंचाई की आवश्यकता होती है। हरित क्रांति का शुभारंभ इन्हीं राज्यों में हुआ था। साथ ही भौम जल की मात्रा भी इन राज्यों में क्या है, सर्वाधिक है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये बात पता ही होगी कि हरित क्रांति जो थी हमारे यहाँ, जो ग्रीन जो रिवॉल्यूशन था, सबसे पहले किस राज्य में आया था, तो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में आया था। यहाँ पर भौम जल की संभावनाएं बहुत ज़्यादा थी, पानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा था, भूमि का, खासकर ग्राउंड वाटर का, इसलिए यहाँ पर जो है स्कीम्स जो थी, खासकर ग्रीन रिवॉल्यूशन जो था, हरित क्रांति जो थी वो आई और सफल भी हुई। लेकिन दुष्परिणाम ये हुआ कि आज यहाँ पर इतना ज़्यादा ओवर यूज़ इस पानी का कर दिया गया है कि यहाँ पर जो ग्राउंड वाटर है उसमें बहुत तेज़ी से गिरावट आ रही है। इवन कुछ जिलों में तो पानी निकल ही नहीं रहा नलकूपों के माध्यम से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। इससे जुड़ा हुआ भी दूसरा प्रश्न जो पूछा भी जा सकता है कि भाई इन राज्यों में पानी में जो गिरावट आई है भौम जल के, उनके क्या कारण रहे हैं। ठीक है, तो दोनों ही प्रश्न अपने तरीकों से पूछे जा सकते हैं। आप लोगों को ध्यान रखना है विशेषकर कि प्रश्न की डिमांड जो है वो क्या है। यहाँ पर भौम जल अधिक विकास भी बोल आ सकता है, ऐसा भी बोला सकता है भौम जल निकास के क्या कारण है। ठीक है, कुछ भी जो है प्रश्न पूछा जा सकता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वाला प्रश्न समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भाई देश में कुल उपयोग किए गए जल में कृषि क्षेत्र का हिस्सा कम होने की संभावना जो है वो क्यों है। कुल मिलाकर ये बोला गया है कि भाई अभी तक हम लोगों ने देखा कि कृषि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जल जो होता है वो यूज़ होता है, क्योंकि सिंचाई में हम लोगों को पानी की ज़रूरत तो पड़ती ही है। लेकिन भविष्य में ये जो पानी है वो कम यूज़ होने की संभावना है। अगर हम कृषि क्षेत्र में देखें तो पानी कम यूज़ होगा खेती में, ऐसा क्यों बोला जा रहा है। भाई हमें पता है कि भारत विकासशील देश से विकसित देश बनने जा रहा है। भाई विकासशील से जब कोई देश विकसित बनता है ना तो वहाँ पर औद्योगिक गतिविधियाँ बढ़ती हैं, सर्विस सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र की संभावनाएं बढ़ती हैं, और खेतीबाड़ी या कृषि क्षेत्र की संभावनाएं क्या होती हैं, कम होती हैं। इसके साथ ही हम लोगों ने ये भी देखा है कि जब कोई देश जो है वो विकासशील से विकसित बनता है तब वहाँ की जो अधिकतर पॉपुलेशन
पॉपुलेशन है वो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था यानी खेती बाड़ी करने के अतिरिक्त अन्य गतिविधियों में क्या हो जाती है, संलग्न हो जाती है। ये सब कारण हम लोगों ने देखे हैं। आपने भी देखा होगा अपने आसपास कितनी जो है ग्राउंड्स हुआ करते थे या खेती की बहुत ज़्यादा ज़मीनें हुआ करती थी, आज वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो है वो बन गई हैं, कहीं पर कोई उद्योग जो है स्थापित हो गया है या फिर वहाँ पर बड़ी बड़ी कॉलोनीज जो है वो कट गई हैं। तो कृषि की इस तरीके से एरिया में क्षेत्रफल के हिसाब से मैं देखूँ अगर गिरावट आएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि पानी का जो उपयोग है उसमें भी गिरावट आने की संभावना तो है ही। बस यही सारी बातें हम लोगों को लिख देना है कि धीरे धीरे ही सही भारत में औद्योगिकरण का स्तर बढ़ रहा है तथा कृषि क्षेत्र कम हो रहा है। नगरों के समीप की भूमि पर कृषि के अलावा अनेक आर्थिक गतिविधियों में भूमि उपयोग बढ़ने से कृषि भूमि सिकुड़ती जा रही है। मैंने आप लोगों को बताया ना कि भूमि का जो उपयोग है वो कृषि के अलावा अन्य क्षेत्रों में किया जा रहा है। अतः भविष्य में जल का उपयोग भी कृषि की अपेक्षा अन्य आर्थिक गतिविधियों में बढ़ने की संभावना है। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है भारत जो है वो प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक से तृतीयक क्षेत्र की तरफ बढ़ रहा है। तो प्राथमिक गतिविधियों मतलब खेती बाड़ी में पानी कम उपयोग हो रहा है और द्वितीयक गतिविधियों यानी औद्योगिक जो क्षेत्र है उसमें पानी अधिक उपयोग हो रहा है और भविष्य में भी उपयोग होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि लोगों पर संदूषित जल, संदूषित का मतलब होता है जो प्रदूषित गंदा जो पानी होता है, के उपभोग के क्या संभव प्रभाव हो सकते हैं। कुल मिलाकर अगर हम गंदा पानी पिए मतलब भाई ऐसा पानी जिसमें आर्सेनिक हो, ऐसा पानी जिसमें फ्लोराइड हो, अगर हम ऐसा पानी पीते हैं या अन्य कोई प्रदूषक तत्व भी मिला हो सकता है तो भाई इसके क्या दुष्परिणाम हमें हमारे शरीर को झेलने पड़ेंगे, कुल मिलाकर हमें देखना है। देखिए विश्व बैंक और विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि भारत में 1/4 संक्रामक रोग मतलब जितनी हर एक 4 बीमारी में से एक बीमारी जो है वो किससे होती है, पानी से होती है। इसलिए पानी हमेशा साफ पिएं, अच्छा पिएं, देख कर पिएं, क्योंकि पानी से खिलवाड़ नहीं रखना है। मैंने बताया ना जो 4 बीमारी होती है उन 4 बीमारियों में से एक बीमारी किसकी वजह से होती है, भारत में पानी की वजह से होती है। संदूषित जल से उत्पन्न होने वाली बीमारियां कौन सी हैं, अतिसार, पीलिया, हैजा, रोहा, ये सब जो बीमारियां या आंतों में जो कीड़े वगैरह पड़ते हैं जिसको हम लोग कृमि बोलते हैं, ये सब बीमारियां खराब पानी पीने की वजह से होती हैं। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि साफ पानी पिएं, पानी बहुत पिएं। आप लोगों की आदत है कोल्ड ड्रिंक पीना है, ठंडा पीना है, बहुत नुकसान करती हैं कोल्ड ड्रिंक्स, क्योंकि उनमें पानी नहीं है, वो इतने केमिकल्स आपके शरीर में जा रहे हैं, अंततः आपको नुकसान करेंगे। सबसे खराब तो दुनिया में कोल्ड ड्रिंक ही है क्योंकि उसमें शुगर लेवल बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए आप कोल्ड ड्रिंक कभी ना पिएं, दिन भर पानी ज़रूर पिएं, लेकिन साफ पानी पिएं। जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतनी आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, लेकिन पानी जो होना चाहिए साफ होना चाहिए। अगर प्रदूषित पानी पिएंगे तो प्रदूषित पानियों की वजह से बीमारियां कौन कौन सी होती हैं ये भी पूछा जा सकता है और पूछा ही गया है। अतिसार, पीलिया, हैजा, ये सब जो बीमारियां हैं वो प्रदूषित पानी की वजह से हो सकती हैं। अब हमें दीर्घोत्तरीय प्रश्न सॉल्व करने हैं, प्रश्नों का उत्तर देना है 150 शब्दों में। ठीक है, प्रश्न पूछा गया है कि देश में जल संसाधनों की उपलब्धता की विवेचना कीजिए, पहली चीज। दूसरा, इसके स्थानिक वितरण के लिए उत्तरदायी निर्धारित करने वाले कारक बताइए। तो कुल मिलाकर हमें यह बताना है कि जो स्थानिक वितरण है जल संसाधनों का वो कहां कहां पर है। दूसरी बात, जल संसाधनों की उपलब्धता जो है वो किस प्रकार है। इस तरीके से हमें एक पूरा आंसर जो है वो तैयार करना है। देखिए भारत में जल संसाधनों की उपलब्धता के 4 मुख्य स्रोत हैं। पानी कहाँ कहाँ है भाई, नदियों में है, झीलों में है, तलैया में है और कहाँ पर है, तालाब में। तलैया इज ए काइंड ऑफ तालाब ही है, छोटा फॉर्म हो सकता है। यह जल वर्षण के विभिन्न रूपों से प्राप्त होता है। यह जल मतलब यहाँ पर जो पानी है वो अलग अलग तरीके से जो है प्राप्त होता है, हमें पता ही है। और वर्षण का मतलब भी मैं बता चुका हूँ, वर्षण का मतलब वर्षा नहीं होता, वर्षण का मतलब होता है कोई भी फॉर्म में पानी आ सकता है, वो ओले के फॉर्म में हो सकता है, बर्फ के फॉर्म में हो सकता है, तो उसे हम लोग वर्षण बोलते हैं। तो ये जल संसाधनों का वितरण है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो स्थानिक वितरण है वो किस प्रकार है। देश में एक वर्ष में वर्षण से कुल जल राशि का लगभग जो है 4000 घन किलोमीटर हमें जो है प्राप्ति होती है। ये आपके एनसीईआरटी में भी डेटा दिया हुआ है, घबराने की आवश्यकता नहीं है कि मैंने कहीं से ऐड कर लिया है। एनसीईआरटी से ही आपके सारे मॉडल आंसर्स बनते हैं, पता है, ध्यान से पढ़ने की बस आवश्यकता है। तो हमें कितना पानी वर्षण से प्राप्त होता है साल में, 4000 घन किलोमीटर है पहली बात ये। धरातलीय जल और पुनः पूर्ति योग्य भौमजल से 1869 घन किलोमीटर जल की उपलब्धता है। मतलब धरातलीय जल
अगर हम लोग देखें ऐसा जल जो नदियों में है, झीलों में है, और पुनः पूर्तियों का अगर भौमजल देखें तो कुल मिलाकर कितना है 1800 जो है 69 घन किलोमीटर जो है उपलब्ध है, जिसका केवल 60% अर्थात 1122 घन किलोमीटर का ही लाभदायक उपयोग किया जा रहा है। मतलब इसका भी हम लोग कितना यूज कर पा रहे हैं, सिर्फ 1122 घन किलोमीटर। भारत में होने वाली वर्षा में अत्यधिक सामयिक और स्थानिक भिन्नता पाई जाती है। तो हमें पता ही है कि भारत में कहीं पर वर्षा जो होती है वो कहीं ज़्यादा होती है, कहीं पर कम होती है। साथ ही साथ हमें ये भी पता है कि हर मौसम में कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम होती है। तो सामयिक भिन्नता भी पाई जा रही है भारत में। सामयिक मतलब होता है मौसम के हिसाब से, और स्थानिक भिन्नता भी पाई जा रही है, मतलब हर एक स्थान में अलग अलग मात्रा में वर्षा की प्राप्ति हो रही है। कुल वर्षा का अधिकांश भाग मानसूनी मौसम तक संकेंद्रित है। मतलब हमें पता है कि भारत में अधिकतर वर्षा कहां पर होती है, मानसून सीजन में होती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र व बराक नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में अपेक्षाकृत अधिक वर्षा होती है। सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, गंगा का जो जलग्रहण क्षेत्र है, ब्रह्मपुत्र का जो जलग्रहण क्षेत्र है, और बराक नदी का जो जलग्रहण क्षेत्र है। बराक नदी कहाँ है, एक बार मुझे कमेंट करके बताइए कि बराक नदी कहाँ है। मैं आप लोगों को गैस कर दे रहा हूँ, बस कि हिंट दे रहा हूँ कि नॉर्थ ईस्ट में है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में है, मतलब उत्तर पूर्वी राज्यों में है। एक बार मुझे कमेंट करके बताइए अभी कमेंट बॉक्स में कि कहां पर है बराक नदी। आप चाहें तो गूगल भी कर सकते हैं। जो कि भारत का 1/3 क्षेत्रफल है। मतलब गंगा, ब्रह्मपुत्र और बराक नदियों के क्षेत्रफल की बात की जा रही है, किंतु यहां कुल धरातलीय जल संसाधनों का केवल 60% जल जो है वो पाया जाता है। तो धरातलीय जल संसाधनों का कुल क्या यहाँ पर कुल कितना मिल रहा है, 60% मिल रहा है। और यहाँ पर जो वर्षा जो है वो कहाँ पर सबसे ज़्यादा हो रही है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और बराक नदियों का जो जलग्रहण क्षेत्र है वहाँ पर अधिक वर्षा हो रही है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। मतलब कुल मिलाकर ये बोला गया है कि भारत का ये जो क्षेत्र है गंगा, ब्रह्मपुत्र और बराक नदियों वाला, ये 1/3 क्षेत्रफल कवर करता है। लेकिन पानी देखिए यहाँ पर कितना है, 60% पानी है। तो ये कहीं पर ये असमानता या स्थानिक वितरण जो है वो बताने की कोशिश की जा रही है। दक्षिण भारतीय राज्यों जैसे गोदावरी, कृष्णा और कावेरी में जल प्रवाह का अधिकतर भाग उपयोग में लाया जा रहा है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था इन नदियों में जो पानी है गर्मी का यानी ग्रीष्म ऋतु का जो मौसम होता है तब सूख जाया करता है। इन नदियों का जो स्रोत है वो ग्लेशियर्स नहीं है, यहाँ पर साल भर पानी नहीं रहता। बार बार मैंने ये बात बताई है, खासकर मैंने बताया है कि साल भर पानी नहीं रहता, इसलिए कावेरी नदी के पानी को लेकर विवाद की स्थिति बनती है कर्नाटक और तमिलनाडु को लेकर, क्योंकि भाई ऐसी नदी जिसमें पानी नहीं रहेगा उसकी मारामारी पानी को लेकर तो होगी ही राज्यों में। इसलिए यहाँ पर कावेरी नदी का जिक्र भी मैंने आप लोगों को किया था, जबकि गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी घाटियों में यह अभी तक संभव नहीं हो पाया है। ठीक है, क्योंकि इनका अधिकतर भाग यूज हो पा रहा है, क्योंकि पानी कम है। गंगा नदी में तो पानी भरपूर है, इसलिए हम अधिकतर उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। संभव उपयोग बता रहा हूं, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन की बात चल रही है यहाँ पर। नदियों में जल प्रवाह उसके जलग्रहण क्षेत्र के आकार तथा उसके जलग्रहण क्षेत्र में हुई वर्षा पर निर्भर करता है। ये तो बिल्कुल सही बात है कि जल प्रवाह, जितना पानी प्रवाह होता है वो किस पर निर्भर करेगा, भाई वर्षा के पानी पर ही निर्भर करेगा ना, और निर्भर करेगा कि उस क्षेत्र का आकार जो है वो कितना है। साथ ही साथ भारत में नदियों और उसकी सहायक नदियों की कुल संख्या लगभग कितनी है, लगभग 10,360 है। इनमें 1869 घन किलोमीटर वार्षिक जल प्रवाह होने का अनुमान है, जिसका केवल 32% अर्थात 690 घन किलोमीटर जल का उपयोग जो है वो किया जा सकता है। और बाकी का पानी कहां पर मिल जाता है, बाकी का पानी मिल जाता है समुद्र में। मतलब हमें ऐसे पानी को भी समुद्र में जो है मिलने से रोकना है, तभी हम उचित उपयोग कर पाएंगे इन नदियों के पानी का। और क्यों मैं बार बार ये बोल रहा हूं, क्योंकि ये पानी पोर्टेबल वाटर है, पीने योग्य पानी है, खारा पानी नहीं है। खारा पानी हम यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जल संसाधनों का ह्रास यानी कमी सामाजिक द्वंद्वों और विवादों को जन्म देते हैं, इसे उपयुक्त उदाहरणों सहित समझाइए। हमें यह बताना है कि जल संसाधनों का जो ह्रास है, पानी की गिरावट जो है, इससे सामाजिक द्वंद्व, लड़ाई झगड़े और विवाद जो है इसकी स्थिति बनती है। उदाहरण के साथ बताना है। एक उदाहरण तो मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं, कावेरी नदी वाला ना, उसका भी जिक्र आप लोग कर सकते हैं। अभी तक आप लोगों को एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहे हो, क्वेश्चन के मॉडल आंसर समझ में आ रहे हो, तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और किसी भी तरीके का अगर मन में डाउट होता है तो डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि सर इसका आंसर हमें समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, इसका मॉडल आंसर हम लोग देखते हैं। जल एक नवीकरणीय चक्रीय प्राकृतिक संसाधन है जो कि पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। ठीक है, तो प्रचुर मात्रा में पानी है, नवीकरणीय है, मतलब
खर्च नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है कि पानी मिलेगा नहीं। चक्रीय संसाधन है, चक्रीय मतलब मैंने आप लोगों को बताया था वाष्पीकरण के माध्यम से ऊपर चला जाता है, बादल के फॉर्म में वर्षा के रूप में वापस पृथ्वी पर आ जाता है, तो एक चक्र बन जाता है जिसे वाटर साइकिल या जल चक्र बोलते हैं। किंतु पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का केवल 3% ही अलवणीय है। भाई हमें पता है 3% जो पानी है वो क्या है, अलवणीय है, तथा अर्थात जो है वो मानव के लिए जो है उपयोगी है। शेष जो 90% जल है वो लवण युक्त अथवा क्या है, खारा पानी है, जो केवल नौ संचालन व मछली पकड़ने के अलावा मानव के लिए प्रत्यक्ष रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता। मतलब ये 90% जो पानी है वो हम किस में यूज़ कर सकते हैं, नौ संचालन में हम लोग यूज़ कर सकते हैं और मछली पकड़ने में यूज़ कर सकते हैं। मानव के लिए तो उस पानी का कोई उपयोग है ही नहीं। अलवणीय जल की उपलब्धता भी स्थान और समय के अनुसार भिन्न भिन्न है, इसलिए इस दुर्लभ संसाधन के आवंटन और नियंत्रण को लेकर समुदायों, राज्यों और देशों के बीच द्वंद्व, तनाव और लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। भाई पानी जो है देखिए सिर्फ 3% पानी है, क्या है, मीठा पानी है। अब 3% पानी है, 97% पानी हमारे काम का ही नहीं है। और इस 3% पानी में भी अलग अलग जो है उपलब्धता है, कहीं पर ज़्यादा है, कहीं पर कम है, तो लड़ाई झगड़े तो होंगे ही। और उन लड़ाई झगड़ों का ही जिक्र हमें यहाँ पर करना है, रेफरेंस के तौर पर हमें एग्जाम्पल जो है यहाँ पर देने पड़ेंगे। जैसे कि पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में बहने वाली नदियों के जल बंटवारे को लेकर विवाद है। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में जो नदियाँ बहती हैं वहाँ पर विवाद की स्थिति देखने को मिलती है। कावेरी नदी को लेकर विवाद है केरल में, तमिलनाडु में और कर्नाटक में, जैसा मैंने अभी बताया। नर्मदा नदी को लेकर विवाद है महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में और गुजरात राज्यों में। तो पानी जो है बहुत कीमती संसाधन है, कोई भी राज्य शेयर नहीं करना चाहता अपने राज्य का संसाधन दूसरे राज्य के साथ, इसलिए विवाद की स्थिति बनती ही है। जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ जल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता दिन प्रतिदिन जो है वो कम होती जा रही है। हर व्यक्ति के हिस्से में पानी जो है समय के साथ कम होता जा रहा है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है। उपलब्ध जल औद्योगिक, कृषि और घरेलू निस्सरणों से प्रदूषित होता जा रहा है। मतलब जो जल है वो औद्योगिक गतिविधियों से, कृषि से, क्योंकि कृषि में क्या हो रहा है, कीटनाशक उर्वरक जो है हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जिस वजह से, या घरों में हम लोग जो साबुन वगैरह यूज़ करते हैं उससे पानी जो होता है वो क्या होता है, प्रदूषित हो जाता है। अतः उपयोगी शुद्ध जल संसाधनों की उपलब्धता सीमित होती जा रही है। तो कुल मिलाकर सोर्स जो है पानी के वो क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, खासकर जो पीने योग्य पानी है जिसे हम उपयोग कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को इसका आंसर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आप लोगों से पूछा गया है जल संभर प्रबंधन क्या है। क्या आप सोचते हैं यह सतत पोषणीय विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभा सकता है? तो जल संभर प्रबंधन के बारे में हम लोगों को बताना है। तो वाटरशेड मैनेजमेंट मैंने आप लोगों को बताया था कि जो धरातलीय और भौमजल हैं जो हैं उनके कुशल और दक्ष उपयोग को अगर हम बढ़ाएं तो इसी को हम लोग बोलते हैं जल संसाधन। चित्र याद आ रहा होगा ना वो, कि पहाड़ों से, नदियों से जो है, पहाड़ों से अगर पानी बहकर आ रहा है तो हम लोग जो है बीच बीच में जो है दीवारें खड़ी कर दें कम ऊंचाई की, तो पानी जो है एक साथ बहने से रुक जाता है और धरातल को जो पानी है सूखने के लिए समय मिल जाता है। हम लोगों ने एक चित्र एनसीईआरटी में जो दिया गया था जिक्र भी किया था, आप लोग चाहें तो खुलकर देख सकते हैं। इसके अंतर्गत बहते वर्षा जल को विभिन्न विधियों द्वारा रोककर अंतःश्रावण, तालाब पुनर्भरण तथा कुओं आदि के द्वारा भौम जल का संचयन और पुनर्भरण करना शामिल है। कुल मिलाकर जो पानी है उसको संचित करना है, झील के फॉर्म में, गड्ढे में इकट्ठा कर देना है, या फिर ग्राउंड वाटर रिचार्ज करना है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पुनर्भरण बोलते हैं। जल संभर प्रबंधन का उद्देश्य क्या है? प्राकृतिक और जल संसाधनों का समाज की आवश्यकताओं के बीच संतुलन स्थापित करना। भाई आवश्यकता कुछ और है, मिल कुछ और रहा है, तो इससे तनाव की स्थिति बनती है, इम्बैलेंस, असंतुलन जो है, संतुलन की स्थिति हम लोगों को क्रिएट करनी है। कुछ क्षेत्रों में जल संभर विकास परियोजनाएं पर्यावरण और अर्थव्यवस्था का कायाकल्प करने में सफल हुई हैं। कुछ जगह जो है बहुत अच्छी स्कीम्स चलाई जा रही हैं। मैंने आप लोगों को बताया था अलवर का एग्जाम्पल है ना, नीरू मीरू एग्जाम्पल बताया था जो कि आंध्र प्रदेश में चलाया जा रहा है। हरियाली प्रोजेक्ट है पहली बात तो, जो केंद्र सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। क्या है? एक जल संभर विकास परियोजना है। आप लोगों को बताया था इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण जनसंख्या को पीने योग्य पानी, सिंचाई के लिए पानी, मत्स्य पालन यानी मछली पालन के लिए जो पानी है, वन रोपण के लिए जो पानी है वो उपलब्ध कराना। यह परियोजना लोगों के सहयोग से ग्राम पंचायतों द्वारा निष्पादित की जा रही है। मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि हरियाली आप लोगों को याद रखना है, एक दो बार पेपर में भी आ चुका है, और अगर आप पढ़कर नहीं जाएंगे तो हरियाली में कुछ भी लिखा जा सकता है। हरियाली का मतलब सीधा सा एक ही है, अगर आप चैप्टर के हिसाब से देखें, जल संसाधन प्रबंधन, जल संभर विकास, जिसको हम वाटरशेड मैनेजमेंट बोलते हैं।
नेक्स्ट नीरू मीरू। नीरू का मतलब मैंने बताया था, नीरू का मतलब नीर, जो एक पर्यायवाची शब्द है पानी का। नीर का मतलब होता है जल, मीरू का मतलब होता है आप। स्कीम क्रियान्वित हो रही है आंध्र प्रदेश में। और अरवारी पानी संसद जो कहां पर है, अलवर में जो है ये स्कीम क्रियान्वित हो रही है, जो लोगों के सहयोग से चलाई जा रही है, जिसमें जल संग्रहण के लिए संरचनाएं जैसे कौन कौन सी, तालाब जो है, जोहड़ जो है, इनकी खुदाई की गई है और रोक बांध मतलब चेक डैम्स जो है वो बनाए गए हैं ताकि पानी सीधा समुद्र में बहकर ना जाए। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आ रहा होगा। तमिलनाडु में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो वाटर हार्वेस्टिंग है उसको अनिवार्य कर दिया गया है कि जब भी आप कोई नई संरचना बनाते हैं, कोई घर बनाते हैं, तो आप लोगों को पानी कंजर्व करना पड़ेगा घरों में। साथ ही साथ जैसे कि महाराष्ट्र का जो अहमदनगर जिला है, जहां पर रालेगढ़ सिद्धि का मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल बताया था, जहां पर एक पूरी तरीके से काम किया जा रहा है पानी को कंजर्व करने को लेकर, जहां पर काम किया जा रहा है जाति प्रथा को दूर करने को लेकर, अस्पृश्यता को दूर करना यानी अनटचेबिलिटी को दूर करने को लेकर, और अनेकों काम रालेगढ़ सिद्धि जो अन्ना हजारे जी का गांव है किया जा रहा है, जो कि एक आइडियल गांव का उदाहरण बनकर पूरी दुनिया के सामने आया है। तो आज भी वहां पर कितना काम हो रहा है, अब वहां पर दिक्कत नहीं है। इस गांव का जिक्र मैं जरूर बोलूंगा कि आप लोग अपने आंसर में करें, जहां पर लोगों के सहयोग से जागरूकता के द्वारा काम हो रहा है। लोगों ने श्रमदान करके जल की समस्या को किस प्रकार दूर किया है, मैंने आप लोगों को बताया था। बहुत अच्छी स्लाइड हम लोगों ने डिस्कस की थी, जिसमें कौन कौन से जो है कार्यक्रम रालेगढ़ सिद्धि में कराए जा रहे हैं, जिसमें स्कूल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि एक स्कूल जो था 22 लाख का, जो बिना किसी सहायता के, बिना किसी दान के लोगों ने खुद से जो है डेवलप किया था, सिर्फ गांव के संसाधनों को यूज करके किया था ना। तो रालेगढ़ सिद्धि का एग्जांपल आप लोगों को याद रखना है, कोट करने के काम जो है वो आ सकता है, जिससे आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को सारे आंसर समझ में आए होंगे, आप लोगों ने सही आंसर गैस किए होंगे और मॉडल आंसर भी सही लिखे होंगे। इसी तरीके से सीबीएसई बोर्ड के साथ दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड में मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों को क्लासेस प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस भी मैग्नेट ब्रेन्स चैनल द्वारा चलाई जा रही हैं। www.magnetbrains.com ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसका इंटरफेस आप मेरे पीछे देख सकते हैं। यहाँ पर सारे कोर्सेज अपडेटेड फॉर्म में सिंक्रोनाइज्ड वे में नजर आ जाएंगे। किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होने वाली, और दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर उनको सॉल्व करूँगा। डे टू डे अपडेट्स के लिए आप हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को भी फॉलो कर सकते हैं। जिन सोशल मीडिया चैनल्स पर हम उपलब्ध हैं वो हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल। आपको करना क्या है, इन सभी चैनल्स को सब्सक्राइब करना है और आज की इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना है, लाइक ज़रूर करना है। ई नोट्स और ई बुक्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ से आप लोगों को एक्सेस मिल जाएगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।